बिहार बोर्ड हर साल 10th के एग्ज़ाम से पहले एक ऑफिशियल मॉडल पेपर रिलीज़ करता है जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन गिवन होते हैं और बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन आपके मेन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। इस बार के मॉडल सेट में 100 MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं और सबसे मज़े की बात तो ये है कि इस 100 में से आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, 50 क्वेश्चन ही बनाना है। तो अगर आप इस 100 के 100 क्वेश्चन को अच्छे से समझ कर बना लेते हैं तो मेन एग्ज़ाम को देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस वीडियो में हम लोग उन्हीं सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझकर सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक जितना सारा MCQ गिवन है सभी को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व कर लेंगे और इसके बाद जितना सारा क्वेश्चन बचेगा उसको हम लोग पार्ट 2 में सॉल्व कर लेंगे। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, ठंडा का समय है, आराम से आप रजाई में घुसकर बैठिए, धूप है तो धूप में बैठिए और पूरा वीडियो को देख डालिए। जितना सारा क्वेश्चन गिवन है उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको आपके दिमाग में फिट करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैथ्स के एग्जाम का पैटर्न कुछ इस तरीके से है जिसमें कि आपको टोटल 138 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें कि 100 MCQ क्वेश्चन होंगे और इस 100 में से सिर्फ 50 को ही आपको सॉल्व करना है। 100 में से 100 को सॉल्व नहीं करना है और इसमें से जो 50 सॉल्व करेंगे इसके लिए आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। टोटल मार्क्स आपका 50 है जिसमें कि जितना आप सॉल्व करेंगे उसके लिए आपको मार्क्स मिलेगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। अब देखिए संयुक्त संख्या अगर आपको पता नहीं है तो इसका एक और नाम है जो कि आपको पता ही होगा। इसको इंग्लिश में हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं और अगर आपको इंग्लिश पता नहीं है तो इसका 2 हिंदी का नाम भी है। हम लोग इसको भाज्य संख्या भी बोलते हैं और यौगिक संख्या भी बोलते हैं। तो अब देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है। तो यहाँ पे 1 जो है इसके बारे में हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। 1 में किससे किससे भाग लगता है, 1 में सिर्फ 1 से ही भाग लगता है। अगर 2 को देखें तो इसमें लगता है 1 से भाग और 2 से भाग। 3 जो है इसमें किससे किससे भाग लगता है, 3 में 1 से भाग लगता है और 3 से भाग लगता है। और जो 4 है इसमें किससे किससे भाग लगता है, 1 से, 2 से और 4 से। तो जिसमें सिर्फ 2 ही संख्या से भाग लगता है ना उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। जिसमें 2 से ज़्यादा संख्याओं से भाग लगता है उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं और जिसमें 2 से भी कम संख्याओं से भाग लगता है उसको हम लोग ना भाज्य बोलेंगे ना अभाज्य बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग को सबसे छोटी भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या बताना था तो यहाँ पे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 चीज़ से भाग लग रहा है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको हम लोग टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी है। यहाँ पे पूछा गया है कि पाई है। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि पाई को तो हम लोग लिख सकते हैं, 22/7 हम लोग लिख देते हैं इसको, ये भी तो p/q के फॉर्म में हुआ। लेकिन ये हम लोग लिखते हैं एक्चुअल में पाई का वैल्यू जो है ना, पाई का वैल्यू वो 3.14 समथिंग 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 ऐसे होता है जिसको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे कभी भी। ये तो हम लोग कैलकुलेशन के लिए बस 22/7 ले लेते हैं बट एक्चुअल में पाई जो है ना वो एक इरेशनल नंबर है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को टिक करेंगे और इंग्लिश में ये वाला आपका करेक्ट होगा। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय कहने का मतलब क्या हुआ, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपरिमेय कौन है, जिसका रूट खत्म नहीं होगा वही अपरिमेय होगा। तो यहाँ पे 3/12 अंदर में है, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और इसके ऊपर रूट। 1/4 का मतलब क्या हुआ, 1/2 हो गया, रूट के अंदर था ना। उसके बाद यहाँ पे 7/7 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1 हो जाएगा, उसके ऊपर रूट ओवर और फाइनली सॉल्व होने के बाद 1/1 यानी कि 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे भी √2 × √2 करेंगे तो ये 2 ही आएगा। सब यहाँ पे परिमेय ही मिल रहा है, अपरिमेय सिर्फ यही है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे रूट ख़त्म नहीं होगा, ऊपर में √2 ही रहेगा और नीचे में √10 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे परिमेय संख्या अगर होता ना तो यहाँ पे रूट नहीं बचना चाहिए था। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर बी इंग्लिश वाले में अगर आप देखें तो 2 संख्याओं का लसा तथा मसा बराबर है तो संख्याएं हैं। उन संख्याओं के बारे में हम लोग को बताना है जिसका लसा भी उतना ही आता है, मसा भी उतना ही आता है। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी 2 संख्या का लसा और मसा बराबर है तो वो दोनों संख्या भी आपस में बराबर होंगी। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हम लोग इक्वल को टिक करेंगे। 5 नंबर बहुत फेमस क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है ऐसा क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं। मेरे सॉल्व करने से पहले अगर आपका आंसर आ जाता है तो आप कमेंट में लिखिएगा। यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे है 0.29 और इस पर है रेकरिंग।
तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पॉइंट और रेकरिंग दोनों को हटाकर उस नंबर को लिख देंगे, उस संख्या को लिख देंगे और उसके नीचे बटे देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेकरिंग कितने संख्याओं पर है। रेकरिंग यहाँ पे 2 संख्याओं पर है, तो बटे के नीचे हम लोग लिख देंगे 2 × 9। बस हो गया इसका आंसर। यहाँ पे 29/99 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे टिक कर देंगे। अब जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपको सेम टू सेम यही नंबर दे दे या इसी टाइप का नंबर दे दे, आपको ऐसा भी दे सकता है जैसे कि 0.24 और सिर्फ 4 पर रेकरिंग आपको दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे ये भी सीख लीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप तो वही होगा, हम लोग पॉइंट हटाएंगे, रेकरिंग हटाएंगे और जो नंबर हम लोग को मिलेगा ना उसको लिख देंगे। अब उसके बाद एक नया चीज़ यहाँ पे करना है, यहाँ पे रेकरिंग किस पर नहीं है, 2 पर नहीं है, तो यहाँ पे ऊपर में 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसके बाद बटे देंगे। और यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे रेकरिंग कितने संख्याओं पर है, 1 संख्या पर रेकरिंग है, तो हम लोग यहाँ पे नीचे में एक ही 9 लिखेंगे, एक ही बार 9 लिखेंगे हम लोग। जैसे कि यहाँ पे 2 संख्या पर रेकरिंग था तो नीचे में 2 × 9 लिखे थे ना, यहाँ पर 1 संख्या पर रेकरिंग है तो नीचे में एक ही 9 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक, लेकिन यहाँ पे नीचे में एक ही अंक आया, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2 अंक पुराने के लिए एक 0 डाल देंगे। अब हम लोग का आंसर मिल जाएगा 24 - 2 यानी कि 22, ऊपर में 22 आ गया और नीचे में 90। यही हो गया इसका आंसर। अगर हम लोग 0.24 पर रेकरिंग इसको बटे में लिखना चाहें, फ्रैक्शन में लिखना चाहें, तो ये हो जाएगा 22/90, आपका फाइनल आंसर होगा। इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन देते हैं 0.234 और 34 पर रेकरिंग, अगर इसको हम लोग बटे में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, आप दिमाग लगाइए और अपने से कमेंट में लिखकर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसको बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिए, हमसे पहले अगर होता है तो आप कमेंट में लिखकर बताइए। यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग को दिया गया 1 - sin² 60 डिग्री, 1 - sin 60 का वैल्यू हम लोग को पता है कि √3/2 होता है, और इस पर स्क्वायर हम लोग कर देंगे, 1 - 3/4 हो जाएगा ये। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 3 नीचे में 4 और यहाँ पे 1/4 हमारा फाइनल आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हम लोग को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, और इंग्लिश में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, या जिसको हम लोग शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं, वो क्या होता है। जब भी हम लोग किसी भिन्न को दशमलव में बदलते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग भाग देते हैं। भाग देते समय कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे में तुरंत 0 आ जाता है भाग देने के बाद, और यहाँ पे एक संख्या हम लोग को पॉइंट में मिल जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि भाग देते जाइए, कभी कटिए नहीं रहा है, 0 आ ही नहीं रहा है, और यहाँ पे भी संख्या बढ़ते जाता है। तो अगर यहाँ पे शेषफल 0 आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार, और अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव प्रसार। एग्जाम में हमारे पास इतना समय तो नहीं होता है कि हम लोग सबको डिवाइड कर करके चेक करें कि कौन शांत है और कौन अशांत है, कौन टर्मिनेट हो रहा है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए नीचे वाला जो संख्या है ना, हर में जो संख्या है उसका गुणनखंड निकालेंगे, और उसका गुणनखंड अगर 2m × 5n के रूप में आए तो उसको हम लोग शांत बोलेंगे, जिसको आसान भाषा में हम लोग कैसे बोल सकते हैं, गुणनखंड में अगर सिर्फ 2 और 5 दिख रहा है तो उसको हम लोग शांत बोलेंगे, और 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या दिख रहा है तो उसको हम लोग अशांत बोलेंगे। तो देखिए सबको चेक करते हैं, यहाँ पे हम लोग को शांत खोजना है। 40 का चेक करते हैं, 40 में भाग देंगे 2 से 20, फिर 2 से देंगे 10, फिर 2 से देंगे 5, फिर 5 से देंगे 1। तो यहाँ पे सिर्फ 2 और 5 ही दिख रहा है, 2⁻³ और 5⁻, यहाँ पे 1 5 है ना, तो 5⁻1। तो ये 2 और 5 के रूप में आ रहा है, इसीलिए हम लोग का यही भिन्न जो है शांत हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम लोग टिक करेंगे, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे ना तो यहाँ पे 7 × 3 आएगा, तो यहाँ पे 2 और 5 नहीं है, तो ये अशांत है। इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे 7 × 7 × 2 × 2 आएगा, ये भी अशांत है। इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये 11 × 11 आएगा, ये भी अशांत है। सिर्फ 2 और 5 रहेगा ना, जैसे कि यहाँ पे आया 2 और 5 सिर्फ दिख रहा है, तो उसी को हम लोग शांत बोलेंगे। शांत को इंग्लिश में हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और अशांत को इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अगर आपको इंग्लिश याद रखना है तो आप यही याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत कहने का मतलब क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। अशांत कब होता है, जब हम लोग हर का गुणनखंड निकालें और उसमें 2m और 5n का रूप नहीं दिखे, तब हम लोग अशांत बोलेंगे। और जहाँ पे सिर्फ 2525 वही दिखे तो शांत बोलेंगे। तो यहाँ पे सबको चेक करना पड़ेगा।
अगर हम लोग 8 को चेक करें तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, सब 2 है तो ये शांत है। इसको चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि जब भी गुणनखंड आप नीचे वाले का निकालें ना तो उससे पहले आपको कटा देना है, बिना कटाए गुणनखंड नहीं निकालना है। ये कट सकता है, 3 से कट गया, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2/5 आ गया। और यहाँ पे नीचे वाले का गुणनखंड क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 ही होगा। उसके बाद यहाँ पे 512 है, इसमें सिर्फ 2 ही आएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, दूनी 512। तो सिर्फ 2 2 दिख रहा है, ये वाला रूप पकड़ लिया 2 to the power m और 5 to the power n। इसमें 5 नहीं है यानी कि 5 to the power 0 होगा, तो ये भी शांत है। अगर इसको हम लोग चेक करें ना तो इसमें 7 गुना 7 गुना 7 आता है, यानी कि यही हमारा अशांत है। तो हम लोग इस वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान है, मेरे सॉल्व करने से पहले आप इसका आंसर कमेंट में लिखिए। यहाँ पे बोला जा रहा है 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है। घातांक का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट यानी कि पावर। और क्या करना है हम लोग को, 400 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो कैसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 400 में हम लोग भाग देंगे सभी अभाज्य संख्याओं से। 2 से भाग लगाएंगे 200, फिर 2 से भाग लगाएंगे 100, फिर 2 से भाग लगाएंगे 50, फिर 2 से भाग लगाएंगे 25, फिर यहाँ पे 5 से भाग लगाएंगे, 25 25 खत्म, और 5 से एक बार में। अब देखिए 5 का कितना पावर है, 2 को 5 आया ना, यहाँ पे 5 गुना 5 आया, मतलब 5 पर पावर 2 आ रहा है। इसका पावर कितना है, 2 है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। यदि 130 बराबर 15 गुना 8 जोड़ 10 और इन दोनों का मस बराबर है इन दोनों के मस के, तो ये दोनों संख्या क्या होगी, यहाँ पे हम लोग को पूछा गया है। यहाँ पे देखिए ये जो है ना एक्सप्रेशन दिया है, ये फालतू का दिया है, बस आपको उलझाने के लिए दिया है। यहाँ पे आप सिंपली इसको बना सकते हैं कैसे, यहाँ पे देखिए इन दोनों संख्याओं का मसा जितना होगा ना वही मसा इन दोनों संख्याओं का भी होगा। और ये दोनों संख्या कौन है यही हम लोग को पता लगाना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों संख्या का मसा निकालेंगे और देखेंगे कि चारों में वही मसा किन दोनों संख्याओं का आता है। तो फटाक से मसा निकालते हैं, यानी कि HCF निकालते हैं। 15 से भाग देंगे 130 में, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120 हो गया, बचा 10, 15 यहाँ आया, 10 इकाई 10, 5 उतरा, फिर यहाँ पे 10 आया, 5 दूनी 10, मतलब HCF हम लोग का कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। हम लोग का HCF हो गया 5, यहाँ पे लिख लेते हैं HCF इक्वल टू 5। अब देखिए क्या बोला है कि यही HCF इन दोनों संख्याओं का भी है। तो 5 HCF होने का मतलब क्या हुआ, जिस संख्या का HCF 5 होगा ना उसमें 5 से भाग लगेगा। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का HCF 5 हो सकता है क्या, अगर HCF 5 होता तो इसमें भी 5 से भाग लगता, इसमें भी लगता। इन दोनों का भी नहीं हो सकता है, नहीं तो इसमें भी 5 से भाग लगता, इसमें भी लगता। इन दोनों का भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें 5 से भाग नहीं लग रहा है। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। हम लोग आंख बंद करके ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए को हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। रूट 125 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। परिमेयकरण गुणांक कहने का मतलब क्या हुआ, रैशनलाइजिंग फैक्टर। अब देखिए रूट 125 एक अपरिमेय संख्या है, इसका परिमेयकरण हम लोग को करना है, यानी कि इसको हम लोग किससे गुना करेंगे कि रूट हम लोग का खत्म हो जाएगा, वही हम लोग को पता लगाना है। तो देखिए रूट 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 125 कैन बी रिटन एज रूट अंडर 5 गुना 5 गुना 5। आपको पता है कि रूट से संख्या तभी बाहर आता है जब उसका जोड़ा लग जाता है। इन दोनों 5 का तो जोड़ा लग रहा है, इसका नहीं लग रहा है, मतलब एक और रूट 5 से हम लोग को गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे किससे गुना करना पड़ेगा हम लोग को, रूट अंदर में क्या है 5 गुना 5 गुना 5 है, इसको गुना करना पड़ेगा रूट 5 से। तो यहाँ पे हम लोग का परिमेयकरण गुणांक क्या हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो हम लोग यहाँ पे इसको टिक कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। सह अभाज्य को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कोप्राइम। जब तक इसको हम समझाते हैं इसका आंसर आप कमेंट में बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए सह अभाज्य क्या होता है। सह अभाज्य हम लोग ऐसे पेयर को बोलते हैं, ऐसे युग्म को बोलते हैं जिसका HCF ना यानी कि मसा 1 आ जाए। अब देखिए किसका मसा 1 आता है, अगर हम लोग इसका मसा निकालेंगे तो 5 आएगा, इसका मौसा निकालेंगे तो 21 आएगा, इसका मौसा निकालेंगे तो 13 आएगा, लेकिन सिर्फ 9 और 16 ही है जिसका मौसा 1 आता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको टिक करेंगे। यही वो पेयर है, यही वो युग्म है जो कि सह अभाज्य है। यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। इंग्लिश में क्या बोला है, द नंबर ऑफ जीरोज इन अ लीनियर पॉलिनोमियल इज। अब देखिए नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है,
रैखिक बहुपद क्या होता है पहले ये समझना पड़ेगा। ऐसा इक्वेशन जैसे कि एग्जाम्पल हम लिखते हैं एक रैखिक बहुपद का 2x - 5 = 0। ऐसा समीकरण जिसमें कि x जो है ना, जो अननोन पार्ट है उसका पावर 1 होता है, उसको हम लोग रैखिक बहुपद बोलेंगे। अगर इसको हम लोग हल करेंगे ना, तो जो हम लोग को x का वैल्यू मिलेगा ना, x का जो मान मिलेगा उसी को हम लोग उसका शून्यक बोलेंगे। तो यहाँ पे x का कैगो मान मिलेगा, x का सिर्फ एक ही मान हम लोग को मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पे हल करें तो 2x बराबर हो जाएगा 5, x बराबर हो जाएगा 5/2। यहाँ पे सिर्फ एक ही मान हम लोग को मिला, यानी कि सिर्फ एक ही शून्यक मिलेगा जब भी हम लोग रैखिक बहुपद को हल करेंगे। पावर 1 है तो 1 शून्यक होगा, पावर अगर 2 होता है तो 2 शून्यक होता, पावर अगर 3 होता तो 3 शून्यक होता है। एकदम सिंपल है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 1 पावर था ना, इसीलिए यहाँ पे 1 शून्यक होगा। हम लोग ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, मेरे बनाने से पहले इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए। यहाँ पे बोला है बहुपद x - 1 का शून्यक है, जिसका भी शून्यक हम लोग को निकालने के लिए बोला जाए ना, उसको हम लोग बराबर कर देंगे 0 के, और जो अननोन है जिसका मान हम लोग को पता नहीं है उसका मान निकाल देंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये -1 को उधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, x बराबर 1 मिल गया। तो इसका शून्यक ऑप्शन नंबर ए में हम लोग को दिया गया है, जो कि सही हो जाएगा। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 और 7 हैं तो द्विघात बहुपद होगा। इसको अगर आसान भाषा में बोलें तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो x का मान -4 और 7 हम लोग को मिलेगा। इन चारों में से खोज कर हम लोग को बताना है। तो चारों को सॉल्व कर करके देखने का टाइम तो हमारे पास एग्जाम में होता नहीं है, इसीलिए एक फॉर्मूला बना है जो कि आपको याद रखना है। पहला जो हल दिया गया है ना, उसको हम लोग अल्फ़ा मान लेंगे पहले, अल्फ़ा = -4। दूसरा जो हल दिया गया है उसको बीटा मान लेंगे, बीटा = 7। एक फॉर्मूला जो होता है जो कि आपको याद रखना है वो है x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा × बीटा। इस फॉर्मूला पर बस आपको सेट कर देना है, आपको वो इक्वेशन मिल जाएगा जिसको सॉल्व करने पर इतना आंसर आएगा। तो देखिए सेट करते हैं, x² रहने देते हैं, माइनस अल्फ़ा + बीटा, कहने का मतलब क्या हुआ, इतना प्लस इतना करना है, 7 और प्लस करना है हम लोग को -4 को। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 7 - 4 कर देंगे। 7 - 4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि हम लोग को यहाँ पे 3 लिखना है। फॉर्मूला का माइनस है, अंदर में 3 हुआ, x है बाहर में x हो गया, प्लस अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा × बीटा करना है। 7 गुना -4 करेंगे, 7 × 4 = 28, माइनस में 28 हम लोग को मिला। अब माइनस में 28 यहाँ पे पुट करेंगे ब्रैकेट में। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब x² - 3x - 28। अब देखिए ये इक्वेशन कहाँ पे दिख रहा है, किस ऑप्शन में दिख रहा है, x² - 3x - 28 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। यही वो इक्वेशन है जिसको हल करेंगे तो x का एक मान -4 और दूसरा मान 7 हम लोग को मिलेगा। 16 नंबर भी उसी टाइप का है, इसको समझाते हैं, तब तक आप इसका आंसर कमेंट में लिखकर बताइए। यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, यानी कि हम लोग को अल्फ़ा + बीटा दे दिया गया है। शून्यकों को हम लोग क्या क्या मानते हैं, अल्फ़ा और बीटा मानते हैं। अल्फ़ा + बीटा दे दिया गया है, कितना, 5 है, तथा उनका गुणनफल जो है वो कितना है, 6 है, यानी कि अल्फ़ा × बीटा भी हम लोग को दे दिया गया है जो कि 6 है। अब हम लोग को बताना है कि वो द्विघात समीकरण कौन होगा, तो हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। अभी हम लोग फॉर्मूला क्या देखें, x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा × बीटा। अब अल्फ़ा + बीटा का मान भी हम लोग को दे दिया गया है, अल्फ़ा × बीटा का मान भी दे दिया गया है, सिर्फ हम लोग को बैठा देना है। ये हो जाएगा x² - अल्फ़ा + बीटा का मान है 5, यानी कि 5x + अल्फ़ा × बीटा का मान है 6, तो हम लोग 6 बैठा दिए। यही वो इक्वेशन है जो कि क्वेश्चन के लिए सही होगा। x² - 5x + 6 कहाँ पे है, x² - 5x + 6 ऑप्शन नंबर बी में है, इसको हम लोग टिक करेंगे, ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर भी बहुत आसान है, जब तक हम समझाते हैं इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए। यहाँ पे लिखा है, यदि बहुपद y² - 6y + 8 के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा हैं तो अल्फ़ा × बीटा का मान क्या होगा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, रेगुलरली आता है, आपसे अल्फ़ा × बीटा का मान पूछ देगा या अल्फ़ा + बीटा का मान पूछ देगा। अल्फ़ा × बीटा का मान अगर आपसे पूछे तो आपको सिंपली c/a कर देना है, और अल्फ़ा + बीटा का मान अगर आपसे पूछे तो सिंपली आपको -b/a कर देना है। अब देखिए यहाँ पे a b c ये क्या है, y² का जो गुणांक है ना उसको हम लोग a बोलेंगे,
y का जो गुणांक है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, b बोलेंगे, और जो अकेला एक संख्या है उसको हम लोग c बोलेंगे। तो इस तरीके से आपको a b c उसी समीकरण से मिल जाएगा जो समीकरण आपको दिया गया है। यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा निकालना था, मतलब हम लोग c बाई a कर देंगे। c के जगह पे क्या है 8 है, तो यहाँ पे ऊपर में 8, नीचे a के जगह पे क्या है y स्क्वायर 1 से गुना है मतलब 1, 8/1 यानी कि 8। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। 18 नंबर में हम लोग को fx का मान दे दिया गया है और f-1 का मान पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए x के जगह में ही ना -1 को बैठा दिया गया, तो हम लोग भी वही करेंगे। जहाँ जहाँ x दिख रहा है ना वहाँ वहाँ -1 को बैठाएंगे, हल करेंगे, आंसर हम लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर यहाँ पे जो है, उसके बाद -7x यानी कि -7 इंटू एक्स यानी कि -1 जो कि यहाँ पे है, उसके बाद +2 तो +2। अब हल करते हैं, 3 गुना -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर हो गया 1 और 3 गुना 1 यानी कि 3 ही हुआ। उसके बाद -7 गुना -1 तो +7 हो गया, और उसके बाद फिर +2, 7 3 10 2 12 हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो गया। यहाँ पे बहुपद x स्क्वायर -3 का शून्य का आपको यहाँ पे बताना है। शून्य का मतलब इसका जीरोस आपको बताना है। जीरोस पता करने के लिए या शून्य पता करने के लिए जो भी बहुपद हम लोग को दिया रहे ना उसको हम लोग सिंपली 0 के बराबर कर देंगे, और जो अननोन है ना जैसे कि x है, y है, a b c कुछ भी दिया है उसका मान पता कर लेंगे। x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, अब x बराबर हो जाएगा √3। अब देखिए यहाँ पे ये द्विघात समीकरण है यानी कि पावर 2 वाला समीकरण है। जितना भी द्विघात समीकरण होता है उसका 2 मान आता है, हम लोग को यहाँ पे एक ही मान दिख रहा है। तो एक चीज़ आपको और याद रखना है, किसी भी चीज़ का रूट जब हम लोग करते हैं ना तो रूट एक प्लस में भी आता है और एक माइनस में भी आता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, +√3 और -√3 जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसको हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। अगर आप लोग इसको टिक कर देते ना +√3 तो आपका गलत हो जाता, इसीलिए इसको आपको टिक नहीं करना है, आपको टिक करना है बी नंबर ऑप्शन को। निम्न में से कौन ये वाला समीकरण तथा ये वाला समीकरण का हल है? बहुत आसानी से इसको हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे इसका हल निकालना है, मतलब कि x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा, इसको सॉल्व करने के बाद ये बताना है। पहला समीकरण है 6x - 2y = 0। दूसरा समीकरण है 10x + 2y = 32। अब देखिए दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग को हल मिल जाएगा। जैसे जोड़ेंगे तो ये +2y और -2y ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे 10 और 6 16x हो जाएगा, और उस साइड में 32 और 0 32 हो जाएगा। x बराबर हम लोग को मिल गया 32/16 यानी कि 2। x का मान 2 हम लोग को मिल गया जो कि ऑप्शन नंबर बी में भी है और ऑप्शन नंबर डी में भी है। हम लोग को कन्फर्म होने के लिए y का मान भी चाहिए, तो y का मान भी निकालेंगे। y का मान निकालने के लिए इसी x का मान को किसी समीकरण में हम लोग भर सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी। तो हम लोग इसमें भर लेते हैं क्योंकि इसमें छोटा छोटा संख्या दिख रहा है ना, तो इसमें भर लेते हैं। वो इक्वेशन क्या है 6x - 2y = 0। x का मान हम लोग को मिल चुका है 2, तो यहाँ पे भर लेते हैं। 6 × 2 हो जाएगा -2y = 0। 2y को उधर भेज देते हैं, -2y उधर जाके हो जाएगा +2y, तो ये हो जाएगा 12 इस साइड में और उधर हो जाएगा 2y। तो y बराबर हम लोग लिख सकते हैं 12/2 यानी कि 6। x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू आ गया 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। इसको हम लोग टिक कर देंगे। यदि रेखाएं 4x + py = 6 तथा 12x + 9y = 15 समांतर है यानी कि पैरेलल है, तो p का मान होगा, p का मान क्या होगा वो हम लोग को बताना है। अब देखिए इन दोनों को रेखाएं क्यों बोला गया है, दोनों इक्वेशन है। अगर हम लोग इन दोनों को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे ना, ग्राफ पेपर पर खींचेंगे तो दोनों के लिए हम लोग को एक अलग अलग लाइन मिलेगा, और बोला गया है कि दोनों लाइन जो है ना वो पैरेलल है यानी कि एक दूसरे के समांतर है। अब दोनों लाइन समांतर होने का कंडीशन आप लोग पढ़े होंगे। कंडीशन ये है कि a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, और ये इक्वल नहीं होता है c1/c2 के। तो यहाँ पे हम लोग का गायब क्या है, हम लोग का b1 गायब है, यानी कि ये वाला पोर्शन गायब है। तो इतना को अगर हम लोग हल कर लें, इसको छोड़ भी दे तो भी हम लोग को b1 मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग a1 बोलेंगे, इसको हम लोग a2 बोलेंगे, इसको हम लोग b1 बोलेंगे, इसको हम लोग b2 बोलेंगे। अब यहाँ पे a1/a2 क्या हो जाएगा 4/12 हो जाएगा। b1/b2 क्या हो जाएगा बराबर दे के p/b2 है हमारा 9। अब हम लोग को p चाहिए, तो p को हम लोग को अकेला रख के ये जो 9 है उसको उस साइड भेज देना पड़ेगा।
तो इस साइड क्या है 4/12 पहले से है, 9 उधर से आ गया तो गुना हो जाएगा और उधर p बचेगा। अब यहाँ पे कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 4 साफ, यानी कि p बराबर हम लोग को मिल गया 3। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। समीकरण निकाय x + 2y = 3 और 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान है। अनगिनत हल कब होता है? जब इस समीकरण के लिए हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन हम लोग को मिलेगा, और इस समीकरण के लिए जब हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो उसी पर वो लाइन मिलेगा, तब अनगिनत हल होगा। तो इस केस में k का मान क्या होगा? तो जब एक लाइन पे ही दूसरा लाइन आ जाए, एक समीकरण पे ही दूसरा समीकरण आ जाए, तो उसका भी कंडीशन आप लोग पढ़े होंगे। क्या होता है कंडीशन? a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, और ये भी इक्वल होता है c1/c2 के। पिछले वाले क्वेश्चन में इक्वल नहीं था क्योंकि वहाँ पे जो लाइन मिल रहा था ना पैरेलल मिल रहा था, उन दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस था। यहाँ पे पैरेलल नहीं है, एक दूसरे पर ही है, इसलिए c1 c2 भी बराबर होगा, उसका रेशियो भी उतना के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग का गायब क्या है? यहाँ पे ये हो गया हम लोग का a1, ये हो गया a2, ये हो गया b1, ये हो गया b2, और ये हो गया c1 का ज़रूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे, और ये हो गया c2। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बैठाते हैं, a1/a2 करते हैं, यानी कि 1/5। a1 यानी कि x का गुणांक 1 है, और यहाँ पे a2 यानी कि e वाले x का गुणांक यानी कि 5 है, तो 1/5 इक्वल टू करेंगे यहाँ पे b1/b2। b1 के जगह पे 2 है, बाई b2 के जगह पे k है, जिसका मान हम लोग को पता करना है। अब कोना कोनी गुना करेंगे तो k का मान हो जाएगा 10, यहाँ पे होगा ना, k गुना 1 यहाँ पे k लिख दिए, और 5 गुना 2 यहाँ पे 10 लिख दिए, k बराबर 10 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? ये वाला ऑप्शन हम लोग का डी में है। हम लोग डी को टिक करेंगे, हम लोग को फुल मार्क्स मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? अब देखिए द्विघात समीकरण कहने का मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण में ना x का मैक्सिमम पावर जो होगा ना 2 ही होगा, पावर 2 से कम भी नहीं होना चाहिए और पावर जो है 2 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस वाले इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे x पर पावर 3 दिख रहा है, ये द्विघात नहीं है। आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखना होगा, और उसका ट्रिक भी है, हम आपको समझा देते हैं। आपको मन में सॉल्व करके देख सकते हैं, जहाँ पे x पर पावर 2 नहीं बचेगा ना, या x से ज़्यादा पावर दिख जाए, वो नहीं होगा द्विघात। यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम लोग हल करेंगे ना तो x + 2 का होल स्क्वायर है, मतलब a² + b² + 2ab पर हम लोग को तोड़ना पड़ेगा, तो x पर एक स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और ये इस साइड में देखिए 3 × x यानी कि 3x। इस वाले x² को कटवाने के लिए कोई है नहीं यहाँ पे, यानी कि ये वाला x² बचा रहेगा हम लोग का। तो हम लोग का जो द्विघात समीकरण है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिर्फ ऑप्शन बी ही द्विघात समीकरण है, उसके अलावा सब में x² खत्म हो जाएगा। यहाँ पे x² दिख रहा है, लेकिन इस साइड में जब गुना करेंगे 2x × x होगा, तो यहाँ पे 2x² इस साइड में भी आएगा, फिर उसको इधर लाएंगे तो दोनों 2x² खत्म हो जाएगा, तो ये द्विघात नहीं है। इसमें भी अगर हम लोग देखें तो 2x × 2x ये 4x² होगा, और इस साइड में 4x² दिख रहा है, उधर ले जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा, x² वाला पार्टी कोई बचेगा ही नहीं। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी जो है वही हम लोग का द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण px² + qx + r = 0 हो और p बराबर 0 नहीं हो तो उसके मूल क्या है, यानी कि उसके रूट्स हम लोग को पूछे गए हैं। रूट्स कहने का मतलब क्या हुआ, उसका सॉल्यूशन, जिसको हम लोग अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करते हैं। अल्फ़ा और बीटा को पता लगाने का एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, -b ± √b² - 4ac। b² - 4ac को हम लोग d भी बोलते हैं, डायरेक्टली d हम लोग निकाल लेते थे पहले और इसमें पुट करते थे बाद में, और बाई 2a होता है। अब देखिए यहाँ पे a के जगह पे p है, b के जगह पे q है, और c के जगह पे r है, तो सबको रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -b यानी कि -q ± √b² यानी कि q का स्क्वायर -4ac यानी कि 4 × pr 4pr बाई 2a यानी कि 2 × p। अब देखिए ऐसा फिगर कहाँ पे दिख रहा है, ऐसा फिगर आपका दिख रहा है -q है, q² - pr, ये वाला है ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उसके अलावा जितना सारा ऑप्शन है उसमें ऐसा फिगर आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे पी के बाद आर गायब है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। यहाँ पे नीचे में 2p होना चाहिए था, तो यहाँ पे पी गायब है। और यहाँ पे माइनस का सिंबल होना चाहिए था, तो यहाँ पे ये गायब है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसका आंसर फटाक से कमेंट में लिखिए जब तक हम समझाते हैं इसको। यहाँ पे बोला गया है द्विघात समीकरण इतना कि मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति कहने का मतलब क्या हुआ कि कितना मूल हम लोग को मिलेगा और कैसा मूल मिलेगा हम लोग को वो बताना है। तो मूलों की प्रकृति को पता करने के लिए हम लोग को डी का मान निकालना होता है। पहले डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ पे ए हम लोग का ये हो गया, बी हम लोग का ये हो गया और सी हम लोग का ये हो गया। यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे 6 स्क्वायर माइनस 4 गुना ए के जगह पे 6 है, सी के जगह पे 1 है। यहाँ पे 36 हो गया, घटा 6 चौक 24 हो गया, घटाएंगे तो 12 हम लोग को मिल गया। यहाँ पर जो हम लोग का आंसर आया ना, एक पॉजिटिव संख्या है, यानी कि प्लस वाला संख्या है। इसका तीनों कंडीशन आप लोग पढ़े होंगे कि डी हम लोग का जो है ना वो 3 तरीके से आ सकता है। या तो डी इक्वल टू हम लोग का 0 आएगा, या तो डी इक्वल टू हम लोग का एक पॉजिटिव संख्या आएगा जैसा कि अभी आया है, या तो डी हम लोग का एक नेगेटिव संख्या आएगा। तो जब d इक्वल टू 0 आए ना, तो जो रूट्स हम लोग को मिलेगा ना वो सेम होगा, यानी कि समान होगा और रियल होगा, REAL रियल होगा, यानी कि वास्तविक होगा। अगर d पॉजिटिव आया तो हम लोग को डिफरेंट रूट्स मिलेगा। दो जो आंसर हम लोग को मिलेगा ना, x का 2 मान मिलेगा, दोनों अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा और रियल होगा। और अगर d का मान नेगेटिव आया तो नो रियल रूट्स, ऐसा होता है, नो रियल रूट्स, यानी कि हम लोग को इमेजिनरी रूट्स मिलेगा। इमेजिनरी क्या होता है क्लास 12th में आप लोग पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग का प्लस वाला आया, मतलब डिफरेंट यानी कि असमान, और रियल यानी कि वास्तविक। असमान और वास्तविक ऑप्शन नंबर सी में है, वास्तविक और असमान, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 जो है बहुत ईजी है, जब तक इसको सॉल्व करते हैं इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। यहाँ पे दिया है समीकरण इतना के मूलों का योग है। मूलों का योग मतलब हम लोग को अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है। हम बताए थे ना कि या तो आपको अल्फा प्लस बीटा पूछेगा या तो अल्फा इंटू बीटा पूछेगा। अल्फा प्लस बीटा पूछे तो माइनस बी बाई ए कर देना है, अल्फा इंटू बीटा पूछे तो आपको सी बाई ए कर देना है। अब यहाँ पे माइनस बी बाई ए, बी के जगह पे क्या दिख रहा है, माइनस 18 दिख रहा है यहाँ पे, और ए के जगह पे क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है ए के जगह पे। तो हम लोग को यही दोनों को यूज़ करना है। माइनस फार्मूला से है, बी के जगह पे माइनस 18 डालेंगे, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहीं पे बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं। और नीचे ए के जगह पे 3 डालेंगे, तो ये हो जाएगा, नीचे लिखते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 ऊपर में, नीचे में 3 कटा देंगे, 3 छक 18 साफ हो गया, यहाँ पे 6 आया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस माइनस में आप गलती करते तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आता, और जो एग्जामिनर होता है वो खुश होकर यहाँ पे लड्डू दे देता। तो ये सब आपको अच्छे से ध्यान रखना है एग्जाम देते समय। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो और a बराबर 0 नहीं हो, यानी कि ये 0 नहीं है, के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि इन दोनों का मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। यानी कि व्युत्क्रम करने का मतलब क्या हुआ, अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे। तो देखिए यहाँ पे इसके दोनों मूलों के बारे में बताया गया है, यानी कि अल्फा और बीटा के बारे में बताया गया है। अगर अल्फा m है तो बीटा क्या होगा, उसका व्युत्क्रम, यानी कि 1/m हो जाएगा। अब इसके लिए कौन सा कंडीशन यहाँ पे सही है वो हम लोग को बताना है। जो भी कंडीशन यहाँ पे दिख रहा है उसमें m तो नहीं दिख रहा है, तो m को तो हम लोग को हटाना पड़ेगा। तो m कैसे हटेगा, अगर हम लोग इस वाले समीकरण और इस वाले समीकरण को गुना कर दे तो m कट जाएगा, यहाँ पे m खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा कर दें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m इंटू 1/m। m यहाँ पे ख़त्म हो गया, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग को कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, c/a भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा कैन बी रिटन है c/a बराबर 1, और इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा c बराबर a। अब देखिए c बराबर a कंडीशन अगर होगा तभी ऐसा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हम लोग को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। अब यहाँ से एपी वाला क्वेश्चन आ गया। एपी का भी एक वीडियो हम अपलोड किए जिसमें कि हम बेसिक से बताए हैं, अगर आप उसको देखना चाहते हैं, आपके पास समय है तो उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि समांतर श्रेणी यानी कि एपी जिसका टर्म कुछ ऐसा ऐसा है का 15वां पद क्या है वो हम लोग को बताना है, यानी कि 15th टर्म हम लोग को बताना है।
यानी कि 15 टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, A15 बोलते हैं। ये हम लोग को पता लगाना है। और A15 बराबर हम लोग पढ़े हैं कि A प्लस 14D यानी कि 14D होता है इसका फॉर्मूला। A प्लस n-1D के जगह पे हम लोग पुट करेंगे सब चीज़, तो ये फॉर्मूला हम लोग को मिलेगा। A यानी कि पहला पद हम लोग को दिया गया है 1/2 प्लस 14, D का मान कितना होगा, D का मान पता करने के लिए हम लोग किसी टर्म में से उसके जस्ट पहले वाले टर्म को घटा देंगे। किसी पद में से उसके जस्ट पहले वाले पद को घटाएंगे तो D हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे D साइड में निकाल लेते हैं। D बराबर क्या हो जाएगा, 1 घटा 1/2 हम लोग कर लेते हैं, तो 1/2 हो जाएगा D। तो यहाँ पे 1/2 से गुना होगा, D से गुना करना था इसीलिए। अब 1/2 जोड़ 14 गुना 1/2 यानी कि 7, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा नीचे में 2, यहाँ पे 7 दूना 14 हो जाएगा ऊपर में, और ये हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 15/2, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का बी में दिया गया है। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी को एज अ करेक्ट आंसर टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी कि एपी में नहीं है। इसका आंसर निकालना बहुत ईजी है। इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए, तब तक हम समझाते हैं। एपी में नहीं कब होगा, जब समान रूप से नहीं बढ़ रहा होगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग इन दोनों ऑप्शन को चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भिन्न नहीं है। यहाँ पे देखिए कितना बढ़ा, 4 से 10 हो गया यानी कि 6 बढ़ा, उसके बाद 10 से 15 हो गया यानी कि 5 बढ़ा। पहले 6 बढ़ रहा है, उसके बाद 5 बढ़ रहा है, उसके बाद फिर 5 बढ़ रहा है, यानी कि ये समान रूप से नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है एपी में नहीं है। हम लोग इसी को टिक करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आसान वाले को चेक करना है, उसके बाद जो भिन्न में दिया गया है उसको चेक करना है। अगर आप इन तीनों को चेक करेंगे तो ये एपी में होगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 एवं सार्वंतर -3 हो तो इसके प्रथम 12 पदों का योगफल होगा। यहाँ पे हम लोग को क्या क्या दिया है, पहला पद यानी कि ए हम लोग को दे दिया गया है, सार्वंतर यानी कि डी हम लोग को दे दिया गया है, और 12 पदों का योग पूछा है, यानी कि हम लोग को n दे के Sn पूछा गया है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू होता है n/2, अंदर में होता है 2a प्लस n-1 और d, ये फॉर्मूला होता है। बहुत सारा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही होगा, सिर्फ आपको फॉर्मूला पे बैठा देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूला में दिया है हम लोग को, n/2 यानी कि 12 पदों का योग पूछा है, तो n के जगह पे हम लोग को 12 पुट करना है, 12/2, 2a यानी कि 2 गुना 9 यानी कि 18 प्लस n-1 यानी कि 12 - 1 11 हो गया, और गुना d के जगह पे कितना है -3, तो गुना -3 होगा, ये हो गया। अब देखिए 12/2 यानी कि 6 हो गया, अंदर में 18 और 11 तिया 33, यहाँ पे 33 हो गया। बाहर में 6 है ही, 18 में से 33 घटाएंगे तो -15, और 15 छक्के 90 होता है, माइनस में है इसलिए -90 हम लोग का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में हम लोग का -90 दिया गया है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी को एज अ करेक्ट ऑप्शन टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत इजी है, बिना पेन और पेपर के भी आप इसको बना सकते हैं। इसको प्रॉपरली हम लोग कैसे बनाते हैं हम समझाते हैं, तब तक आप इसका आंसर कमेंट में लिखिए। यहाँ पे लिखा है समांतर श्रेणी 17, 34, 51 ... का कौन सा पद 170 है, यानी कि 170 इस वाले एपी में कितने नंबर पे आएगा वो हम लोग को पता करना है। तो मान लेते हैं कि n नंबर पे आएगा ये 17, ये जो 170 दिया हुआ है वो, तो n नंबर पे आएगा, यानी कि an हम लोग का दे दिया गया है 170, n हम लोग को निकालना है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 d इक्वल टू 170 हम लोग को दे दिया गया है। a यानी कि पहला पद 17 प्लस n-1, n तो हम लोग को निकालना ही है, d यानी कि डिफरेंस कितना कितना बढ़ रहा है, 17 बढ़ रहा है, तो 17 यहाँ पे बराबर 170। अब यहाँ पे 17 प्लस 17 गुना n तो 17n, और 17 गुना -1 तो -17 यहाँ पे हो गया, इक्वल टू 170। अब ये -17 प्लस 17 ख़त्म, 17n बराबर 170, तो n बराबर हम लोग का मिल जाएगा 10, यानी कि ये जो पद है 170 इस वाले एपी में 10 नंबर पे आएगा। हम लोग का ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, 10वां, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर इतना कैलकुलेशन के बिना भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा दिमाग हम लोग को लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 17 का पहाड़ा लिखा हुआ है, 17, 34, 51, और पूछा गया है कि 170 कितने नंबर पे आएगा। तो 17 का पहाड़ा में 170 कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे ही आता है ना, इसीलिए हम लोग ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। इतना कैलकुलेशन भी हम लोग को यहाँ पे नहीं करना था। समांतर श्रेणी 51, 48, 45 ... 6 में पदों की संख्या है। इसमें पदों की संख्या क्या है हम लोग को पता करना है। तो ये पता करने के लिए अगर हम लोग को पता चल जाए कि ये जो 6 है कितने नंबर पे आता है, सबसे अंतिम है ना,
6 कितने नंबर पे आता है, अगर हम लोग को ये पता चल जाए तो हम लोग बता देंगे कि इस एपी में कितना टर्म है, हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये जो 6 है ना n नंबर पे आता है, तो an हम लोग लिख सकते हैं बराबर 6। an का फॉर्मूला हम लोग को पता है, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 d। an हम लोग को 6 पता है इक्वल टू a यानी कि पहला पद 51 प्लस n हम लोग को पता नहीं, n माइनस 1 डाल देते हैं d। अब देखिए डिफरेंस क्या है, 3 3 घट रहा है ना, यहाँ पे 3 3 घट रहा है, तो यहाँ पे -3 हम लोग का d हो जाएगा। गुना कर देंगे -3 से, हल करेंगे इसको। इस साइड में तो 6 है ही, 51 माइनस 3n प्लस 3 हो जाएगा। उसके बाद 51 और 3 कितना हो जाएगा, 54 माइनस 3n, और इधर 6 को हम लोग उस साइड भेज देते हैं और 3n को इस साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 3n प्लस में इक्वल टू 54 ना, यहाँ पे 54 माइनस 6। अब यहाँ पे घटाएंगे इसमें से तो 48 हो जाएगा। 3n बराबर 48, n बराबर 48/3 यानी कि 16, यानी कि इसमें 16 नंबर पे ये जो 6 है वो है, मतलब इसमें 16 पद है। हम लोग का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर देखिए बहुत ईजी है, इसको आप एपी वाले फार्मूला से भी बना सकते हैं और लॉजिक लगा के भी बना सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। 0 से 50 के बीच विषम संख्या कौन कौन होगा? पहला विषम संख्या तो 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, और सबसे अंतिम होगा 49। अगर इसको हम लोग एपी मान लें तो ये पहला पद हो गया, डिफरेंस हम लोग को मिल गया 2, और ये अंतिम पद हो गया। अब हम लोग अगर पदों की संख्या निकालना चाहें तो हम लोग निकाल सकते हैं एपी वाला फार्मूला लगा के, जैसे कि हम लोग यहाँ पे निकाले, तो वैसे भी हम लोग बना सकते हैं। अगर हम लोग लॉजिक लगा के बनाना चाहें तो भी बन सकता है। 0 से 50 के बीच 0 को तो हम लोग छोड़ ही देते हैं क्योंकि वो तो सम है। यहाँ पे 1 से 50 के बीच 50 संख्या है जिसमें कि आधा सम होगा और आधा विषम होगा, तो 50 का आधा कितना हो गया 25, यानी कि यहाँ पे 25 विषम संख्या होगा। हम लोग ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे। एपी की तरह आप बनाइएगा तो बना के देख लीजिएगा, वहाँ पे भी 25 ही आपका आंसर आएगा। समकोण ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर √15 सेमी, BC बराबर 1 सेमी तथा AC बराबर 4 सेमी है, तो tan A बराबर होगा। इसका आंसर बहुत ईजी है, आप तब तक आंसर बताइए, तब तक हम इसको समझाते हैं। सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या बोला गया है कि कोण B जो है वो 90 डिग्री है, तो इसको हम लोग B मान लेते हैं, और A और C हम लोग किसी को भी मान सकते हैं। अब बोला है कि tan A बताना है यहाँ पे, यानी कि tan A बराबर क्या होगा वो हम लोग को बताना है। tan A बराबर होता है P/B, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन होगा, एंगल A को कंसिडर किया गया है, तो A के सामने वाला जो भुजा है उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, यानी कि BC को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, और B कौन होगा, बेस, यानी कि AB को हम लोग बेस बोलेंगे। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। यहाँ पर BC का मान भी हम लोग को दे दिया गया है 1 सेमी, तो 1 ऊपर डाल देते हैं, और AB का मान भी दे दिया गया है, कहाँ पे है AB का मान √15, तो नीचे में √15 डाल देते हैं, बस हो गया हम लोग का आंसर। tan A का मान हम लोग को मिल गया 1/√15, जो कि ऑप्शन नंबर C में हम लोग को दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर C हम लोग का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि cosec phi इक्वल टू अगर k है तो cos phi का वैल्यू क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। पहले तो हम लोग लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है cosec phi इज इक्वल टू k। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करना शुरू करेंगे, जब तक ये cos phi नहीं बन जाता है ना तब तक कन्वर्ट करते रहेंगे। cosec phi को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin phi इट इज़ इक्वल टू k। अब यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, sin phi को उधर भेज देते हैं और k को इधर ले आते हैं। उसके बाद हम लोग के पास हो जाएगा 1/k इज इक्वल टू sin phi। अब देखिए जहाँ जहाँ sin phi होगा वहाँ वहाँ हम लोग 1/k लिख सकते हैं। अब sin phi तो हम लोग को नहीं चाहिए, sin phi का वैल्यू पूछता तो डायरेक्ट हम लोग 1/k लिख देते, लेकिन sin phi का वैल्यू नहीं चाहिए, हम लोग को cos phi का वैल्यू चाहिए। एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि sin स्क्वायर phi प्लस cos स्क्वायर phi इज इक्वल टू 1 होता है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो cos phi हम लोग को मिल जाएगा cos phi इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर phi का रूट ओवर। अब देखिए यहाँ पे cos phi का वैल्यू इतना है, हम लोग को cos phi ही चाहिए। यहाँ पे सिर्फ sin स्क्वायर phi है जो कि यहाँ पे ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है कि नहीं,
तो साइन स्क्वायर फाई के जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं 1/k का स्क्वायर। तो जब पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है साइन फाई का स्क्वायर है और हम लोग को साइन फाई का वैल्यू पता है 1/k, तो हम लोग पुट कर सकते हैं। ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन फाई का स्क्वायर यानी कि 1/k का स्क्वायर। उसके बाद ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 1/k स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे इधर, ये हो जाएगा इक्वल टू रूट अंडर k स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर। अब देखिए नीचे k स्क्वायर है, उस पर रूट भी है तो वो ख़त्म हो जाएगा, नीचे सिर्फ k बचेगा और ऊपर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 1। तो ऐसा ऑप्शन किस वाले ऑप्शन में है, किस नंबर में है, k स्क्वायर माइनस 1/k, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस वाले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 में तो फॉर्मूला ही पूछ दिया गया है। यहाँ पे 1/sec⁵ को हम लोग क्या लिख सकते हैं इन चारों में से, वो हम लोग को बताना है। तो हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला वाले वीडियो में कि 1/sec⁵ इक्वल टू होता है cos⁵, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ईजी है, इसका आंसर आप बताइए कमेंट सेक्शन में, तब तक हम बनाते हैं। यहाँ पे cot x इंटू tan x, क्या आंसर हो जाएगा, cot x इंटू tan x हम लोग को करना है, इक्वल टू cot x को छोड़ देते हैं, cot x इक्वल इंटू tan x को हम लोग लिख सकते हैं 1/cot x, लिख सकते हैं ना, ये cot x और ये cot x खत्म, बचा 1। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हवा में उड़ा देना है। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत इजी है, जब तक इसको हम बनाते हैं इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। यहाँ पे बोला गया है कि cos⁵ इक्वल टू 1/2 है, तो cosec⁵ इक्वल टू क्या होगा, बहुत आसानी से ये बन सकता है। cos⁵ इक्वल टू 1/2 दिया गया है। अब cos कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम लोग को फाई का वैल्यू मिल जाएगा कितना डिग्री होगा। तो हम लोग को पता है कि cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, यानी कि फाई इक्वल टू मिल गया 60 डिग्री। अब हम लोग इसमें फाई का वैल्यू 60 डिग्री पुट कर देंगे, ये हो जाएगा cosec⁵ यानी कि cosec 60 डिग्री। अब देखिए cosec 60 डिग्री कितना होता है, ये होता है 2/√3। साइन 60 का उल्टा होता है cosec 60, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हम लोग को दिया गया है। हम लोग इसको एज अ करेक्ट आंसर टिक करेंगे एग्जाम में। इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, बहुत ईजी है। यहाँ पे तो हम लोग को डायरेक्टली फाई का मान दे दिया गया है और हम लोग को sec⁵ प्लस cosec⁵ का मान पूछा गया है, तो लिखते हैं sec⁵ यानी कि sec 45 प्लस cosec⁵ यानी कि cosec 45 डिग्री। इसका भी मान √2 होता है और इसका भी मान √2 होता है, दोनों को जब ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हम लोग का 2√2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को दिया गया है √3 tan a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा वो हम लोग को पूछा गया है, 10 के अंदर में a है ना, तो a डिग्री में आएगा, चारों में से कोई होगा। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे, √3 tan a तो एक साइड में रहेगा, ये जो -3 है उधर जाके बन जाएगा +3, तो हम लोग 3 लिख देते हैं। tan a इधर छोड़ देते हैं और √3 को उधर भेजेंगे, √3 इधर गुना में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा √3, तो ये हो जाएगा 3/√3। और आगे सॉल्व करेंगे तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, ऊपर वाले 3 को, और नीचे तो एक √3 है ही, तो एक √3 साफ, बचा क्या, √3 सिर्फ बचा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं tan a इक्वल टू √3। अब देखिए tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, आपको ये याद करना पड़ेगा। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखे थे कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3, यानी कि a का मान कितना हो जाएगा, a विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे गिवन है। एग्जाम में आएगा ऐसा क्वेश्चन, तो इसी को टिक करेंगे हम लोग। 41 का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, बहुत ईजी है, यहाँ पे पेन का भी जरूरत नहीं है। अल्टरनेट एंगल वाला क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। ऊपर में हम लोग को दिया गया है sec 35 डिग्री, नीचे में क्या है, नीचे में cosec 55 डिग्री और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। अब हम लोग जानते हैं अल्टरनेट एंगल वाले फॉर्मूला से कि sec 35 को हम लोग छोड़ सकते हैं यहाँ पे sec 35, और नीचे वाले को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं sec में। cosec 55 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec 90 माइनस 55। cosec थीटा बराबर क्या होता है, sec 90 माइनस थीटा होता है, उसी फार्मूला से। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर में आ गया sec 35 और नीचे में भी आ गया sec 35। अब देखिए इस पर स्क्वायर था ना,
इस पर स्क्वायर, ऊपर में भी वही नीचे में भी वही, कट गया 1 का स्क्वायर, यानी कि आंसर आ गया हम लोग का 1। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में 1 है तो इसको हम लोग टिक करेंगे। ऐसा जो क्वेश्चन आता है ना अल्टरनेट एंगल वाला, उसमें आप देखिएगा ज़्यादातर आंसर आपका 1 ही आएगा, और अगर यही चीज़ आपका घटा में रहेगा ना, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो वैसे केस में आपका आंसर 0 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर आंसर 1 या 0 ही होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है हमेशा। 42 में पूछा गया निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है, सबसे ज़्यादा किसका वैल्यू है वो हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, sin 0 तो 0 ही होता है, cot 45 1 होता है, और cos 60 का मान होता है 1/2। अब देखिए सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है, सबसे ज़्यादा वैल्यू cot 45 का ही हुआ, क्योंकि ये भी 1 से छोटा है, ये तो बचपन से 1 से छोटा है, और ये भी 1 से छोटा है। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा जो है वो हो गया हमारा cot 45, तो हम लोग इसको यहाँ पे टिक करेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 में sin 30 का मान पूछा है। ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो एग्जाम में गर्दा उड़ जाएगा, है कि नहीं। sin 30 का मान होता है 1/2, ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आएंगे, 100% मार्क्स हम लोग का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए, बहुत ईजी है। इसमें हम लोग को cos स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू बताना है, इन चारों में से कौन होगा। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो cos स्क्वायर थीटा हम लोग का प्लस में है और 1 जो है वो माइनस में है, यानी कि 1 को इस साइड लाना पड़ेगा, तो 1 माइनस में हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा ऑलरेडी प्लस में है तो इसको इसी साइड रखते हैं, और इस साइड में sin स्क्वायर थीटा नहीं दिख रहा है हम लोग को, तो इसको उधर भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इक्वल टू के उस पार में sin स्क्वायर थीटा चले जाएगा, इधर प्लस में था तो उधर माइनस में हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा इधर पहले से था, cos स्क्वायर थीटा हो गया, और ये जो 1 है ना उधर प्लस में था, इधर आके -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही आ गया ना, cos स्क्वायर थीटा -1। इसको हम लोग ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का जितना सारा क्वेश्चन होता है बहुत ईजी होता है, आपका बेसिक बस क्लियर होना चाहिए, सारा क्वेश्चन एकदम फटाफट एग्जाम में बनेगा। अब देखिए 45 भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है 1 - सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, 1 - सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, इसका देखिए आंसर 1 आ जाएगा। 1 - सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है, इंटू कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे तो tan इंटू कॉट हमेशा 1 होता है, tan का अपोजिट होता है, इन्वर्स होता है ना कॉट, तो tan इंटू कॉट करेंगे तो 1, तो 2 गो tan और 2 गो कॉट को मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 1 ही आएगा, तो आंसर हम लोग का 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक कर देंगे। साइन अल्फा और कॉट अल्फा को अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, लिख लेते हैं साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा। अब देखिए ये कैसे कटेगा, कॉट अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं, साइन अल्फा को छोड़ देते हैं, और कॉट अल्फा को लिख सकते हैं कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, लिख सकते हैं। अब साइन अल्फा साफ बचा, क्या कॉस अल्फा सिर्फ बचा। हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में कॉस अल्फा है, यानी कि ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। इस वाले क्वेश्चन को बनाइए, इसमें क्या लिखा गया है, θ/5 = 12 डिग्री है, तो 3 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ये हम लोग को फाइंड आउट करके बताना है। तो देखिए दिया क्या गया है, θ/5 = 12 डिग्री, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 5 को हम लोग उधर भेजेंगे, इधर भाग में था उधर जाके गुना हो जाएगा, तो 12 × 5 कर देंगे, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 × 5 = 60 डिग्री हम लोग को मिल गया थीटा। अब देखिए इसी थीटा को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। उधर क्या है, 3 इंटू कॉसेक COSEC स्क्वायर थीटा, अब 3 इंटू कॉसेक थीटा, यानी कि कॉसेक 60 हम लोग को डालना पड़ेगा, कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री। कॉसेक 60 का मान कितना होता है, 2/√3 होता है, पेरियोडिक टेबल मुँह से निकल जाता है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या वैल्यू होता है, आपको याद भी रखना है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर 60 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2/√3 इंटू 2/√3। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, √3 और √3 गुना हो गए, बन गया 3, नीचे में आ गया 3 और ऊपर में एक 3 है ही, दोनों साफ खत्म, और 2 दूनी 4। मतलब हम लोग को इसको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर मिलेगा, 4 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन बहुत आसानी से ये सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे देखिए क्या है, हम लोग को पहले दिया गया है sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और पूछा क्या गया है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x का वैल्यू हम लोग से पूछा गया है। तो पहले दिया क्या गया है, sin x प्लस
साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज हम लोग करें तो ये हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को उस पार भेज दिए, माइनस में हो गया। और साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, साइन एक्स विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए जहाँ जहाँ पे साइन एक्स है वहाँ वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये वाला हम लोग को यहाँ पे क्या दिया है, हम लोग को दिया गया है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x। कॉस स्क्वायर एक्स को छोड़ देते हैं, प्लस कॉस टू द पावर 4x को लिख देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स पर स्क्वायर, स्क्वायर पर स्क्वायर यानी कि पावर 4 हो गया। अब यहाँ पर देखिए साइन एक्स यानी कि साइन एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स हम लोग का आया था। जहाँ जहाँ साइन एक्स होता है वहाँ वहाँ हम लोग ये लिख सकते हैं, और जहाँ जहाँ कॉस स्क्वायर एक्स होगा वहाँ वहाँ हम लोग साइन एक्स भी तो लिख सकते हैं, उसका अपोजिट भी तो कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे लिख देंगे साइन एक्स, साइन एक्स का स्क्वायर। अब मिल गया हम लोग को क्या, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये जाना माना फॉर्मूला मिला ना, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर एक्स क्या होता है, इट इज इक्वल टू 1 होता है। 1 हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। 49 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा cos 60 के बराबर है। अब देखिए cos 60 के बराबर कौन होगा ये पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि cos 60 और sec 30 का मान बराबर होता है। जैसे आप देखिएगा कि sin 60 और cos 30 का मान बराबर होता है, टेबल में देखिएगा, और cos 60 बराबर होता है sin 30 के। उसी तरीके से sin का ही उल्टा है ना यहाँ पे cosec, और ये जो cos है उसी का उल्टा है ना यहाँ पे sec, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। इसको एक और तरीके से आप बना सकते हैं, cos 60 का वैल्यू अगर आप देखें तो होता है 2/√3। तो इन चारों में से 2/√3 किसका मान होता है, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम लोग को पता चल जाएगा। इसका मान होता है 2/√3, इसका मान होता है √3, इसका भी मान होता है √3, और इसका मान होता है √3/2। तो इन चारों में से सिर्फ यही है जिसका मान इसके बराबर है, यानी कि 2/√3 के बराबर है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे। अब आते हैं आज के सबसे अंतिम क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अगर एक्स के बराबर है तो कॉसेक थीटा यानी कि ये वाला अकेले किसके बराबर होगा इन चारों में से, तो ये हम लोग को फाइंड आउट करके बताना है। अब देखिए इस वाले फिगर को ध्यान से देखिए, इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। फॉर्मूला क्या था कि अगर आपको कहीं पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिखे तो उसको आप इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ये एक फॉर्मूला था, हमने पढ़ा था बेसिक वाले वीडियो में। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करना चाहें थोड़ा सा, तो एक फॉर्मूला यहाँ पे सेट हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं है ना, तो इसमें हम लोग को फॉर्मूला सेट करके ये वाले स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे कौन सेट होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही फॉर्मूला सेट करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ए प्लस बी हो गया, इंटू ए माइनस बी, यानी कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये हो गया, इज इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू x के बराबर है, यानी कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जहाँ जहाँ पे हम लोग दिख रहा है वहाँ पे हम लोग x लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू बाहर में x बैठ गया उसके जगह पे इक्वल टू 1, और हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/x। अब देखिए इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 जो दिया गया हम लोग को, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब सेम इक्वेशन है लेकिन प्लस माइनस का फर्क है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस हम लोग को मिल रहा है। तो अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो ये कॉट माइनस वाला और कॉट प्लस वाला खत्म हो जाएगा, और हम लोग का बचेगा क्या, सिर्फ कॉसेक बचेगा, जिसका वैल्यू हम लोग को यहाँ पे बताना है। तो ये इक्वेशन हम लोग को मिल चुका है। इस वाले इक्वेशन को यहाँ पे नीचे में लिख लेते हैं। यहाँ पे नीचे में क्या लिखेंगे, कॉसेक, जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर x, ये हम लोग को दिया गया है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो ये प्लस कॉट थीटा और माइनस कॉट थीटा साफ खत्म, तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे 0 उसके जगह पे, और कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा दोनों प्लस में ही है, तो हम लोग का मिल जाएगा 2 कॉसेक थीटा प्लस 0, यहाँ पे तो 0 हो गया,
इक्वल टू के उस साइड में 1/x प्लस x, ये दोनों ऐड हो गया, ऊपर 1/x था नीचे x था, दोनों ऐड हो गया, यहाँ पे लिख दिए। अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए सिर्फ कॉसेक थीटा का मान। यहाँ पे 2 कॉसेक थीटा है तो 2 को उधर भेजना पड़ेगा, 2 को उधर भेज देते हैं, हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा 2 कॉसेक थीटा इक्वल टू, इधर जोड़ देंगे तो हो जाएगा नीचे x, ऊपर 1 + x² हो जाएगा। अब इधर 2 कॉसेक थीटा इक्वल टू हम लोग को मिल गया, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, सिर्फ कॉसेक थीटा का मान चाहिए। तो इस 2 को उधर भेज देंगे, नीचे चले जाएगा, तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 + x²/2x। अब देखिए ऐसा फिगर हम लोग को कहाँ दिख रहा है, 1 + x²/2x यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसको हम लोग एज अ करेक्ट ऑप्शन टिक कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ अंतर इतना है कि यहाँ पे 1 + x² आया है, यहाँ पे x² + 1 आया है, तो प्लस में हम लोग उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, इसीलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम लोग का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो फाइनली यहाँ तक हमने ऑफिशियल मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक सॉल्व कर लिया, जो कि मैथ्स के लिए बिहार बोर्ड ने निकाला था। इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे और उसका लिंक आपको इस वीडियो के पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। अगर आपको सिंप्लीफाइड पेपर कर अच्छा लगा, ये वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिशियल लगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी ऐसा वीडियो आए आपके क्लास के लिए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आपको मैथ्स के दूसरे मॉडल पेपर का भी सॉल्यूशन देखना है तो प्लेलिस्ट को ओपन करने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए और इसके बाद वाले पार्ट को देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।